हमारे खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, हर कोई इसके सदमे आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। न सिर्फ कोविड के दरमियान बल्कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी कई तरह की परेशानियों का लोग इस वक्त सामना कर रहे हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से खुद को बचाएं और कोरोना से ठीक होने के बाद किन बातों का ख्याल रखें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कुछ भी नहीं करना। ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना, डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें। आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना कोविड से जुड़ा हुआ सवाल या फिर पोस्ट कोविड आने वाली परेशानियों से जुड़ा हुआ सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान हो सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मुनेश कुमार, आयुर्वेदिक मेडिसिन विभाग के सह आचार्य हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका और वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया भी। सबसे पहले डॉक्टर मैं जानना चाहूंगी इस वक्त किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना मरीज कर रहे हैं, पेशेंट कर रहे हैं जो कोविड से ग्रसित है या फिर कोविड से ठीक हो चुके हैं। ये कोरोना की महामारी जब से आई है, पहले तो मरीज़ बीमारी से परेशान होता है, उसके बाद बीमारी के बाद वाले लक्षणों से बड़ा परेशान हो रहा है। बाद में मरीज़ के ठीक होने के पश्चात भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे थकान रहना, भूख कम लगना, सांस में तकलीफ़ रहना, छाती में जकड़न महसूस होना और भी अन्य तकलीफ़ें कोरोना के ठीक होने के बाद भी मरीज़ को महसूस होती हैं। ऐसे में मरीज़ को खान पान का और सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है और समय समय पर चिकित्सा परामर्श जरूर लेते रहना चाहिए। ठीक है, तमाम परेशानियां हैं जिनका सामना लोग कर रहे हैं, लेकिन वक्त वक्त पर चिकित्सकीय परामर्श जैसे कि आप कह रहे हैं डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो कोविड से ठीक हो गए हैं लेकिन जो तमाम परेशानियां हैं, उनको फीवर है, कमज़ोरी है, सांस लेने में दिक्कत है, ये परेशानी उनको हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, किस वजह से ये हो रहा होगा और ये कब तक होगा, कब तक वो ठीक हो सकता है? इसके पीछे की देखिए शारीरिक कमजोरी, ये शारीरिक कमजोरी है जो 4 से लेकर 12 हफ्ते तक रह सकती है, जिसको अपन पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं और 12 हफ्ते बाद लॉन्ग कोविड सिंड्रोम होता है। तो ऐसे में अपने को अपने खान पान का, अपने शरीर की जो है बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए विशेष रूप से खान पान, समय समय पर चिकित्सा परामर्श और जो भी लक्षण आ रहे हैं उनको समय से चिकित्सक को बताकर उसका समय पर इलाज लेवें। ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे ये सिम्टम्स कम होते जाते हैं और 4 से 12 हफ्ते में लगभग सभी मरीज अपने पूरा पुराने वाले शरीर को पा लेते हैं और उस तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। परंतु कुछ लोगों में देर तक भी रह सकते हैं, जैसे सांस में तकलीफ रहना हो सकता है, कुछ लोगों को देर में ऑक्सीजन के पे भी डिपेंडेंट रहना पड़े और उसके लिए भी अपने को कोविड होने के पश्चात भी निमोनिया के बाद कई बार लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं और लंग्स कमज़ोर होने की वजह से और जो फाइब्रोसिस, लंग का फाइब्रोसिस होना, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है सर, जो फेफड़े के एल्वेलाई हैं उनके अंतर्गत और उनके ब्लड वेसल्स के अंतर्गत वो नहीं हो पाता, तो उनको देर तक ऑक्सीजन की समस्या का सामना करना पड़ जाता है कई बार। तो उनको आगे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है कई बार। लेकिन ऐसे को इसको कम से कम बचाव करने के लिए अपने को कोविड होने के पश्चात एवं कोविड के दौरान भी लंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। लंग एक्सरसाइज में स्पायरोमीटर आता है जो बाजार में उपलब्ध भी है, जिसमें बॉल उठानी होती है, बॉल उठाकर इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी एक्सरसाइज करनी होती है। घर पर भी अपन गुब्बारे फुलाकर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और फेफड़ों को अपने क्षमता प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही अपने को उल्टा लेटने से भी ऑक्सीजनेशन अच्छा मिलता है, इसलिए उल्टा लेटने से प्रोनिंग पोजीशन जिसको कहते हैं, उसके लिए सरकार समय समय पर गाइडलाइन भी जारी करती है, उसको फॉलो करें तो अपन को जो पोस्ट कोविड जो सांस की तकलीफ है, पोस्ट कोविड जो ऑक्सीजन की कमी है, वो भी अपने को अच्छे, उसमें भी राहत मिलने की बहुत अच्छी संभावना रहती है।
ठीक है, ये एक्सरसाइजेस हैं जो करने होंगे सभी को। हालांकि अब ये दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, सांस से रिलेटेड भी है और कमजोरी से रिलेटेड भी है, और इस स्वास्थ्य से साथ साथ जो शारीरिक परेशानियां हैं उसके साथ साथ लोगों को मानसिक तौर से भी जूझना पड़ रहा है, मानसिक तनाव से भी इस वक्त लोग सफर कर रहे हैं। डॉक्टर, वो कौन से पेशेंट हैं जिनमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम ज्यादा दिखाई दिया, जिनमें सीवियर लक्षण थे कोविड के, या फिर जो माइल्ड सिम्टम वाले हैं उनमें भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम दिखाई दे सकता है? जी बिल्कुल, माइल्ड सिम्टम वालों में भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जैसे कि अपना मन का चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना, जो होम आइसोलेशन में रहे, माइल्ड सिम्टम्स थे जिनको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, अस्पताल भी नहीं भर्ती होना पड़ा, पर आइसोलेशन में रहे, उसके वजह से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स जैसे मन का चिड़चिड़ा होना, है ना, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप फील करना, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हुआ है, खासकर बच्चों में भी। और जो बच्चे खेलते कूदते थे बाहर और उनको इतने दिनों में बंद रहना पड़ा, तो उनका भी व्यवहार में काफ़ी बदलाव रहा। तो ऐसे जो माइल्ड और जो मॉडरेट या सीवियर पेशेंट थे जिनको भर्ती होना पड़ा, जिनको फेफड़े में प्रॉब्लम हुई या फिर कोई कार्डियक इवेंट हुआ, तो उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में जैसे छाती में दर्द होना, छाती में जकड़न, ये काफ़ी दिनों तक महसूस होना, और कई मरीजों को देर तक शरीर में दर्द होना, हाथ पैरों में हड्डियों में दर्द होना, ये भी बहुत ज़्यादा पाया गया। और कुछ लोगों को पेट की तकलीफें भी महसूस हुई, जैसे बार बार मोशन जाना, बार बार पेट में हल्का फुल्का दर्द होना, पर समय के साथ साथ ये सिम्टम्स भी कम होते गए हैं जो देखा गया है। डॉक्टर, लेकिन लोग ये बहुत परेशान हो चुके हैं, ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है या फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तमाम परेशानियां जो आ रही हैं, वो कब तक रहेंगे? अब जो रिसर्च भी हो रहे हैं लगातार, उनमें तो कहा यह भी जा रहा है कि 3 से लेकर 6 महीने तक भी जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है उसका असर दिखाई दे सकता है। एक कोई समय अवधि है क्या जब तक जो साइड इफेक्ट्स हैं वो होते रहेंगे, या फिर जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते रहेंगे कोविड के? ये कब तक हो सकता है? नहीं, पोस्ट कोविड सिम्टम्स ज़्यादातर लोगों में 4 से 12 हफ्ते तक समाप्त होने की संभावना रहती है। अच्छा। कुछ लोग ही जो है पोस्ट कोविड, जो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं, उसका शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों में होगा, ऐसे बहुत कम लोग रह जाते हैं। ज़्यादातर लोग पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं। उसके लिए मरीज को निश्चिंत होकर चिकित्सा परामर्श का साथ, है ना, और उस पर विश्वास करके चलना चाहिए कि हम लोगों का बिल्कुल हम इस पूरी पुरानी क्षमता को प्राप्त कर पाएंगे, और ऐसा हो रहा है और प्राप्त भी कर पा रहे हैं। उसके लिए सरकार ने पोस्ट कोविड क्लिनिक भी, ओपीडीज भी चालू किए हुए हैं, जिसमें वो जाकर दिखा सकते हैं और उनको फायदा भी मिल रहा है वहाँ से। चलिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को नहीं मिलता, बहुत कम ही केस ऐसे जिसमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम दिखाई देता है, और उससे घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर, बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि उनको जो पोस्ट कोविड अगर रिकवर हो जाते हैं उसके बावजूद वीकनेस भी नहीं है, तेज फीवर भी नहीं है, लेकिन हल्की सी उनकी बॉडी गर्म रहती है, हर वक्त ये उनके साथ होता है, और कभी कभी घबराहट से भी उनको सामना करना पड़ता है। ये किस वजह से हो रहा होगा, और ऐसे अगर होता है तो क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों को मामूली सा फीवर या शरीर में गर्माहट या कमजोरी की वजह से गर्माहट महसूस होती है, पर यह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक नहीं जाता है, लगभग 99 या 99.6 तक ही पहुंचता है, और ये यूजुअली 4 से 6 हफ्तों में ये भी समाप्त हो जाता है। और ये यूजुअली जो कोविड का खुद का जो इम्यूनिटी डाउन हुआ है कोविड से, प्लस उससे जो दवाइयाँ दी गई हैं उनकी वजह से भी, थोड़ा दवाइयों की वजह से भी इफेक्ट रह जाता है, और वो धीरे धीरे समय के साथ निकल जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ऐसा रह जाएगा। उस ऐसे टेम्परेचर से या इतने मामूली 99 फीवर से या इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा टेम्परेचर तो नॉर्मली समय शाम के टाइम कई नॉर्मल इंसानों में भी पाया जाता है, बस मरीज को उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर नाप के अपन ये देखते रहेंगे कि अपने को टेम्परेचर बहुत अत्यधिक तो नहीं बढ़ा है, या अपने को डॉक्टर की सलाह की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, वक्त वक्त पर टेम्परेचर को जांचते रहें, अगर ज्यादा आए तो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि वो कौन सी स्थिति बनती है पोस्ट कोविड जब हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही होगा, क्योंकि लापरवाही भी लोग बहुत कर देते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि आप कोविड से ठीक हो गए हैं, रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, उसके बाद लापरवाही बरतनी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर पोस्ट कोविड कोई सिम्टम दिखाई देते हैं, या फिर बुखार होता है, वीकनेस होती है, घबराहट होती है, तो वो कौन सी स्थिति है जब हमको डॉक्टर के पास जाना होगा, उनसे कंसल्ट करना होगा? नहीं, पोस्ट कोविड तो अपने को रेगुलर फॉलोअप करना ही है ना।
जो भी खासकर जो अस्पताल में भर्ती हुए उन लोगों के लिए तो ये सलाह है कि वो पोस्ट कोविड फॉलोअप में जरूर जावें, जिससे कि उनका कोई भी जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है या फिर कमजोरी का स्टेटस है वो समय समय पर चेक होता रहे। जरूरत पड़े तो ब्लड टेस्ट भी होते रहें, जरूरत के हिसाब से। वो हर मरीज के लिए अलग अलग रहता है, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के टेस्ट किए जाएंगे या सभी लोगों को जाना होगा। पर बेहतर ये रहता है कि अगर आप अस्पताल में भर्ती हुए थे तो आप, क्योंकि आप अस्पताल में तभी भर्ती किया जाता है जब उनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज होती है, तो उनको जरूरी है कि वो समय समय पर फॉलोअप कराएं, क्योंकि उससे बाद में जो उनकी क्षमता है, लंग्स की क्षमता कैसी है, वो सब उनको पता लगता रहेगा। और समय समय पर अपना पल्स, सैचुरेशन और बीपी मेंटेन करें। और अगर कोई पुरानी बीमारी पहले से कोमोर्बिडिटी बोलते हैं, जो जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, उनको पूरी तरह से नियंत्रित कराना बहुत जरूरी है। अन्यथा ये इस तरह के मरीजों में जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज के थे या कोमोर्बिडिटी के साथ थे, उनमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए उनको भी समय समय पर अपना इलाज और एवं अपना बीपी, शुगर वगैरह समय से नियंत्रित कराना जरूरी है। तो इसलिए पोस्ट कोविड फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है जो कि अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बिल्कुल, पोस्ट कोविड भी फॉलोअप करते रहना बहुत जरूरी है। कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी। डॉक्टर से लगातार बातचीत भी करनी है, उनको बताना है अगर कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस दिखाई देता है। डॉक्टर राजवीर हैं सीकर से, उनका आपसे सवाल ये है कि कोविड सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान पहुंचाता है या फिर और भी अंग हैं शरीर के जो इससे इफेक्ट हो सकते हैं? ये केवल फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसमें कई फेज होते हैं। शुरू के फेज जो 5 से 6 दिन का होता है ना, उसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। 5वें, 6ठे, 7वें दिन के आसपास ये पल्मोनरी फेज चालू होता है, जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट या फिर कुछ मरीज जो है इन्फेक्शन के बदौलत जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन आई है और मल्टीपल साइट्स पर सूजन आई है, उसकी वजह से मल्टीपल सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का शिकार होते हैं, जिसमें दूसरे ऑर्गन्स पर भी प्रभाव पड़ता है और दूसरे भी जगह भी ब्लड वेसल्स के जो लाइनिंग्स हैं उनमें सूजन आना और दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, और इवन जो अपने सांस की तकलीफ या निमोनिया होने के बाद भी सेप्सिस में जाना या फिर उसकी वजह से दूसरे ऑर्गन्स पर प्रभाव पड़ना, कि स्पेशली किडनी पर प्रभाव पड़ना, कभी कभी डायलिसिस की जरूरत पड़ना, है ना। इस तरह से बीपी कम होना, हार्ट की गति कम होना, एकदम से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से, कोविड की वजह से अन्य ऑर्गन्स पर भी काफी प्रभाव पड़ता है, जो कि मरीज सीवियर कैटेगरी में होते हैं। डॉक्टर, तो ऐसे में तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। अभी तक तो लोगों को ये लग रहा था कि सिर्फ लंग्स ही इससे इफेक्ट हो रहे हैं, लंग्स ही इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि और हिस्सों को भी कोविड इफेक्ट करता है। तो क्या ये महत्वपूर्ण है कि अगर बॉडी के किसी भी अंग में चेंजेस दिखाई देते हैं या फिर आपकी एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अपने को ये नहीं है कि केवल लंग्स को इफेक्ट करेगा, कई बार केवल पेट की तकलीफ की वजह से भी पेशेंट आ सकता है, जैसे उल्टी, दस्त, पेट में दर्द होना, इससे भी पेशेंट आ सकता है। केवल उसमें जो आंतों में है उसमें भी सूजन आ जाती है। तो ऐसे में ये नहीं है कि अपने को केवल फेफड़ों की प्रॉब्लम हो रही है या सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया या सांस की तकलीफ हुई या खांसी हुई तभी चिकित्सक को कंसल्ट करना है। चिकित्सक को और तकलीफों के लिए भी कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और दूसरे सिम्टम्स भी या दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ठीक है, और भी जो ऑर्गन है वो भी इससे इफेक्ट होते हैं। लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बार बार रिसर्च में भी एक आ जा रहा है, दिलो दिमाग में भी इसका असर होता है। फेफड़ों पर तो इफेक्ट हो ही रहा है, नसों में और भी एक्टिविटीज हैं जिनमें असर इसका दिखाई देता है। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं ऑर्गन्स में भी, अगर आपको चेंजेस दिखाई देते हैं या फिर आपकी डेली रूटीन में अगर बदलाव आपको दिखाई देता है जो अक्सर पहले नहीं होता था, अब अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर फिर जो बताएं उसी के आधार पर आगे बढ़ें। डॉक्टर जैसलमेर से गीता जी हैं, वो आपसे सवाल ये कर रही हैं कि वो कोविड से ठीक हो चुके हैं, उनको 3 हफ्ते हो चुके हैं रिकवर किए हुए, लेकिन अभी उनको बहुत ज्यादा नींद की दिक्कत हो रही है, उनको नींद बहुत ज्यादा आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? नींद के कम होने की वजह से एक तो उनका जो है थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने दिनों तक वो आइसोलेशन में रहे, ठीक भी हो गए, पर क्या है कि मन में जो थोड़ा सा बिहेवियरल सिम्टम्स या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है वो डेवलप हो गए हैं, और मन में जो घबराहट या चिंता रही उसकी वजह से उनकी नींद कम हुई। तो वो समय के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगी, जैसे उनको अब ये महसूस होना चाहिए कि मैं ठीक हो गई। नींद कम नहीं हुई है, बल्कि उनका सवाल है कि नींद ज्यादा हो गई है, उनको नींद ज्यादा आ रही है।
उनका सवाल ये था। हाँ, नींद ज्यादा आ रही है, उसके लिए भी निश्चिंत रहें। ये भी पोस्ट कोविड सिम्टम होता है, क्योंकि कुछ लोगों को डिप्रेशन या चिंता के विषय से भी नींद ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भी आ सकती है, थकान की वजह से भी आ सकती है, और एक क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हो सकता है, उसमें भी वीकनेस वगैरह से भी नींद ज्यादा आ सकती है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, वो धीरे धीरे करके नींद चली जाएगी। पर ऐसे में कोई जो भी अपने दवाई ले रहे हैं, एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, अगर उसकी जरूरत ना हो तो उनको बंद कर दें, और कोई अगर नींद की दवाइयां पहले से खा रहे हो तो उनको बंद कर दें। और स्पेशली जब अपन लिवोसेट्राजिन या सेट्राजिन का इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ लोगों में नींद अत्यधिक देगी गई है, क्योंकि वो उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया इन दिनों में। अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई खांसी या जुकाम या कोई एलर्जी सिम्टम नहीं है, तो उनको लिवोसेट्राजिन भी बंद करके देखना चाहिए अपनी। चलिए, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर उनको ज्यादा दिक्कत लगती है, डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई एलर्जिक वाली दवाइयां आप ले रही हैं दवाएं, तो उसको भी आप रोक सकते हैं। डॉक्टर शेख मोहम्मद हैं जयपुर से, उनका सवाल आपसे ये है कि वो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनको तकरीबन 10 से 11 दिन हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन में अगर वो रहते हैं तो किन बातों का ख्याल उनको रखना होगा? होम आइसोलेशन में सबसे बड़ी चीज है कि आपको परिवार से दूर रखा गया है, अलग कमरे में। आप उस समय जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक आप फॉलो कर रहे हैं। वहां पर आपके पास रूम में आने वाले ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति को खाना आना या किसी भी और किसी काम से आने जाने की इजाजत होनी चाहिए। सभी लोग उसमें ना आए, और बढ़िया ये रहेगा कि उनके लिए जो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी उस पेशेंट के लिए अलग से ही व्यवस्था हो, एक कॉमन टॉयलेट यूज ना करें। तो इसकी मेरी सलाह तो ये रहेगी कि वो अपने यहाँ पर जिसकी भी ड्यूटी लगाएं, सिर्फ एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाएं, जिससे कि संक्रमण को ज़्यादा फैलाव ना हो और भी अपने परिवार में। अच्छा, संक्रमण ज्यादा ना फैले, इसलिए आपको खुद को भी आइसोलेट रखना है, सभी से इन बातों का ख्याल रखना है। डॉक्टर, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं जो होम आइसोलेशन में इस वक्त रह रहे हैं, उनको दिक्कत सांस लेने में आ रही है। उनका सवाल ये है कि सांस लेने में जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे ठीक होगी? तमाम एक्सरसाइज भी वो कर रहे हैं, घर पर हैं, खुद अकेले हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सांस लेने की तकलीफ है वो उनकी खत्म नहीं हो रही है। इसमें दो बातें हैं। सांस लेने की तकलीफ या तो मांसपेशियों की कमजोरी से, अपने पूरे शरीर में मांसपेशियां हैं, ऐसे ही अपने फेफड़ों के चारों तरफ भी जो स्केलेटल बना हुआ है उसमें भी मांसपेशियां हैं, या तो वो कमजोर हों। कोरोना में वो अपनी मसल्स और इनमें वीकनेस आ जाती है, उसकी वजह से भी सांस लेने में जोर आता है। और मेन जो प्रमुख कारण है उसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होना। अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है तो उससे भी सांस में तकलीफ होती है। तो अपना सेचुरेशन समय समय पर नापते रहें, और सेचुरेशन अगर ज़्यादा गिरता है, या सेचुरेशन 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के बाद आपका सेचुरेशन 3-4% से ज़्यादा गिर जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और जरूरत पड़ती है तो सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट, जो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह कराने होते हैं वो कराने चाहिए। ठीक है डॉक्टर, शीला कुमारी है जयपुर से ही, उन्हीं का सवाल आपसे ये है। वो पूछ रही हैं कि कोविड से रिकवर होने के बाद पोस्ट कोविड होने के चांसेस कितने हैं? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें पोस्ट कोविड जो री इन्फेक्शन जो अपन बोलना चाह रहे हैं वो जो है 90 दिन तक अपन ये मानते हैं वायरस जो है इनएक्टिव रूप में या डेड वायरस के रूप में ठीक होने के पश्चात भी अपनी बॉडी से वायरस निकलता रहता है। इस वायरस को इनएक्टिव या डेड वायरस कहते हैं, पर इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन करीबन 102 से 104 दिन पश्चात अगर आप बीच में शुरू में पॉजिटिव आए, फिर नेगेटिव आ गए, और उसके बाद तुरंत 102 या 104 दिन बाद आप फिर से पॉजिटिव हो गए, पुनः पॉजिटिव हो गए, तो ये शक रहता है कि ये इन्फेक्शन वापस अपने को री इन्फेक्शन हुआ है क्या। पर ऐसा कुछ पाया गया है, ऐसा भी कुछ लोगों में पाया गया है। पहला केस हांगकांग में ऐसा रिपोर्ट हुआ था, जिसमें री इन्फेक्शन से पहले फर्स्ट इन्फेक्शन पर भी जीनोम की टेस्टिंग हुई थी। उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लिया जाता है, पर जीनोम सीक्वेंसिंग सभी लोगों में करना इतना आसान नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग उसकी हांगकांग वाले केस की शुरू में भी की गई, और बाद में जब री इन्फेक्शन हुआ तब भी की गई, तो उसमें अलग तरह का वायरस पाया गया।
तो ऐसा नहीं है कि अपन पोस्ट कोविड हो गए और अपने को अपन अब कोविड नहीं होगा, ऐसे विचार अपने को नहीं रखने चाहिए। अपने को सावधानियां उसके बावजूद भी रखनी है। मास्क का प्रयोग करना है, सामाजिक दूरी का प्रयोग करना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो 4 से 5% ही होते हैं, केवल 4 से 5% लोग ही होते हैं जो री इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। तो ऐसे उसके लिए बचाव के लिए भी अपने को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आगे भी कोविड होने के पश्चात भी अपने को पालना करते रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, और ये तो बेसिक चीजें हैं, लगातार शुरुआत से ही सभी अपील भी लोगों से कर ही रहे हैं कि तमाम प्रोटोकॉल्स की पालना करनी। ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए और जागरूकता इसी आधार पर बरतनी भी चाहिए, क्योंकि जागरूकता ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हथियार है कोविड से बचने के लिए। डॉक्टर, अब उन लोगों के लिए भी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वो लोग ये पूछना भी चाह रहे हैं जो कोविड से ठीक हो चुके हैं। क्या सभी लोग जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, जो रिकवर कर गए हैं, उनको भी परेशान होने की आवश्यकता है क्या, या फिर ये कुछ लोग हैं जिनमें ज्यादा खतरा है कि पोस्ट कोविड भी वो कोविड की जद में आ सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे कि पोस्ट कोविड जो है खतरा है कि नहीं है। देखो, खतरे का तो पहले से किसी को कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा कोई खतरा नहीं है। जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज के लिए भर्ती हुए थे या जिनके पहले से कोमोबिलिटी थी या पुरानी बीमारी का शिकार थे और अनकंट्रोल डिजीज थी, कोई भी डिजीज उनकी प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं थी, गुर्दे की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी या कोई और बीमारी थी या कैंसर से पीड़ित थे, उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना जरूरी है। वैसे तो सभी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार इसमें और भी रिस्क फैक्टर हो जाते हैं, जैसे खून का थक्का जमना, है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त धमनियों में खून का थक्का जम जाता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, उससे कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है, और कई बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जब लंग्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स में खून का थक्का जम जाता है। तो ऐसा सावधान रहने की जरूरत है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों में पाया जाता है और बहुत कम लोग ही कॉम्प्लिकेट होते हैं, और इसलिए अपने को सावधान रहना जरूरी है। सावधान रहने का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई नया लक्षण अपने को महसूस होता है या किसी भी प्रकार का अपना शरीर में ऐसा महसूस होता है कि हम ठीक नहीं है, तो तुरंत चिकित्सक परामर्श लेवें और समय से जांच करावें और जरूरत पड़े तो इलाज करावें। चलिए ठीक है, किसी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है, जो एहतियात है वो बरतने हैं। एहतियात बरतने के बाद ही आप कोविड से बच सकते हैं, और कुछ जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है उनके लिए तो खासतौर से भी कहा भी जा रहा है कि आपको खतरा ज्यादा है, इसलिए आपको सावधानी ज्यादा बरतनी है। डॉक्टर, डेली रूटीन में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं पोस्ट कोविड? हालांकि पहले तो जो डेली रूटीन चल रहा था उसको वैसे ही वो फॉलो अप करेंगे, या फिर कोविड से रिकवर होने के बाद कुछ चेंजेस करने होंगे रूटीन में? देखो, पोस्ट कोविड से रिकवर होने के बाद भी पहली बात तो जो अपन बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम खुद संक्रमित नहीं होंगे वापस, ऐसा तो प्रश्न नहीं उठता है। ऐसे कुछ केस पाए भी गए हैं जिनमें री इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि स्ट्रेन जो है अलग प्रकार की स्ट्रेन्स भी आ चुकी है, हर तरह की स्ट्रेन्स है, म्यूटेशन होने की, ये वायरस है, इसमें म्यूटेशन होता है, तो हर तरह की स्ट्रेन्स आती रहती है और म्यूटेशन होने की वजह से नई नई स्ट्रेन्स का आना जाना रहता है। तो ऐसे में वापस इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए अपने को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो ऐसा अब फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट की बिहेवियर की पालना करनी चाहिए, और अपना अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हैं और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है और हृदय गति ठीक है, बीपी ठीक है, तो अपना कार्य सुचारू रूप से करें, क्योंकि 14 दिन के बाद ज़्यादातर लोग 14 से 15 दिन के बाद पूरी तरह स्वस्थ महसूस करते हैं। थोड़े बहुत पोस्ट कोविड सिम्टम्स मामूली से होते हैं ज़्यादातर लोगों में, और वो धीरे धीरे चले जाते हैं, जो कि उसके लिए ज्यादा चिंता की विषय नहीं होता। डॉक्टर, क्योंकि अभी तीसरी लहर का भी जिक्र बार बार किया जा रहा है कि दूसरी लहर का सामना तो हम कर रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर भी आने वाली है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि तीसरी लहर से बचने के लिए कोई सुझाव, कोई सावधानी जो हम सभी को बरतनी होगी, आपकी तरफ से कोई सुझाव है जो आप देना चाहेंगे कि कैसे तीसरी वेव के लिए तैयार रहें? देखो, अपने को ये मान के चलना चाहिए कि अभी हम अपन कोरोना मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ये वायरस है, ये म्यूटेट करता है और अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो अभी पूरी तरह से अपने केस खत्म नहीं हुए हैं, केस अभी भी आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, ये अलग तरह का प्रश्न है। और किसको इन्फेक्ट करेगी, कह रहे हैं कि बच्चों को में ज़्यादा इन्फेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि बच्चों को डरना शुरू कर देना चाहिए कि अभी ये तीसरी वेव आने वाली है, या पेरेंट्स को डरना शुरू करना चाहिए तीसरी वेव आने वाली है। ऐसा अभी ये केवल प्रिडिक्शंस है और ऐसा माना जा रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, तीसरी वेव आएगी उसकी, लेकिन अपने को तैयारी रखनी चाहिए
और तीसरी वेव अगर आती है तो उसको अपने को उसको इलाज के लिए, उसको समय पर पहचानने के लिए रेडी रहना होगा और अपने संसाधनों को और मजबूत बनाना होगा। बिल्कुल, समस्या अभी और टली साथ नहीं ही है, सबसे इसका बड़ी ख्याल सभी को रखना होगा। केसेस में कमी जरूर आ रही है लेकिन वो संतोषजनक नहीं है, इससे निश्चिंत होने का वक्त नहीं है, बल्कि सावधानी को और भी बढ़ा देना होगा, सावधानी बरतनी होगी। सावधानी हथियार है, बार बार हम भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए, क्योंकि ये सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है। सभी को जागरूक हम लगातार शुरुआत से कर रहे हैं। अब चूंकि तीसरी लहर के संकेत मिल चुके हैं, तीसरी लहर से सभी को बचना है, इसके लिए तैयारी भी उस लेवल से करनी है जिस तरीके से सरकारें भी बार बार बता रही हैं। आप सभी से भी ये निवेदन है कि आप भी जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।